नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। ये समीक्षा हम तत्वों के आधार पर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि नाटक की समीक्षा के लिए कौन से तत्व निर्धारित किए गए हैं और कैसे इन पर समीक्षा की जाती है। देखिए, तत्वों के दृष्टि से अगर देखें तो नाटक की समीक्षा करने के लिए मुख्यतः 8 तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, देश काल और वातावरण, संवाद योजना, संकलन त्रय, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। और इन्हीं तत्वों के आधार पर आज हम समीक्षा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कथा वस्तु की। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु है ये इतिहास पर आधारित है, यानी कथा वस्तु ऐतिहासिक है। और इसमें जो गुप्त वंश था, जो समुद्रगुप्त इन्हीं के इसी गुप्त वंश की कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। जो समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त जो उनका बेटा है, इनके 2 पुत्र हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त है ये रामगुप्त को लायक नहीं समझता, बल्कि चंद्रगुप्त जो कि रामगुप्त का छोटा भाई है, इसे राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन रामगुप्त शिखर स्वामी के साथ षड्यंत्र से स्वयं राजा बन जाते हैं। इसी बीच जब समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के पिता पर आक्रमण करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी के पिता हार जाते हैं और उस हार के परिणाम स्वरूप वो ध्रुव स्वामिनी को समुद्रगुप्त को सौंप देते हैं, ये कहकर कि जो भी गुप्त कुल का तुम्हारा पुत्र सम्राट बनेगा उसके साथ इसका विवाह तुम कर दोगे। तो ध्रुव स्वामिनी वाग्दत्ता पत्नी बनती है चंद्रगुप्त की, क्योंकि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कायर रामगुप्त है ये शिखर स्वामी के सहयोग से राजा बन जाते हैं। इसी दौरान शकराज आकर इनके शिविर को घेर लेते हैं। जब रामगुप्त चारों ओर अपनी विजय की पताका फहराने का सपना देखता है, क्योंकि ये कायर है और ये सिर्फ सपना ही देख सकता है, तो चारों ओर अपनी विजय पताका फहराने का सपना देखता है। उसी दौरान शकराज आकर इसको चारों ओर से घेर लेता है और संधि के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और ध्रुव स्वामिनी के साथ उपहार में सामंतों की स्त्रियों को भी मांगता है। जो कायर रामगुप्त है वो उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि वो नारी के अस्तित्व को किसी दूसरे पुरुष के हाथ में ले जाकर नहीं समाप्त करना चाहती, या वो नारी के साथ इस प्रकार के व्यवहार से काफ़ी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि एक तो वो राज्य की महारानी है और दूसरा रामगुप्त की पत्नी है। लेकिन रामगुप्त उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन चंद्रगुप्त समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। चंद्रगुप्त ये निर्णय करते हैं कि वो ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाएंगे, और दोनों पहुंच भी जाते हैं। और वहां जाकर जो चंद्रगुप्त है वो शकराज का वध कर देते हैं। रामगुप्त के सैनिक शकराज के वध करने के पश्चात रामगुप्त अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उनके आने का विरोध करती है और पुरोहित से वो मांग करती है कि क्या धर्म में ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि जिसने अपनी पत्नी को किसी को उपहार में दे दिया हो वो पति बनने लायक है। इस प्रकार के प्रश्न ध्रुव स्वामिनी उठाती है। पुरोहित उसकी बात का समर्थन करता है। सभा बुलाई जाती है जिसमें रामगुप्त को कायर मान लिया जाता है, राजगद्दी से उतार दिया जाता है और ध्रुव स्वामिनी को उससे मुक्ति की आज्ञा भी मिल जाती है। रामगुप्त अवसर पाकर चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सामंत कुमार हैं वो रामगुप्त पर प्रहार करता है और उसे गिरा देता है, अर्थात रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। और सामंत जो कुमार हैं वो चंद्रगुप्त को राजा स्वीकार कर लेते हैं और ध्रुव स्वामिनी को महादेवी बना दिया जाता है। इस तरह अगर देखें तो जो ध्रुव स्वामिनी है इस नाटक का कथानक लघु कथानक है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का ही समन्वय किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो कथानक है ये 3 अंकों में विभाजित है, जिसमें प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक 3 अंक हैं। और कथानक के विकास में सभी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो सारी अवस्थाएं इस कथानक में विद्यमान है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये कथावस्तु या कथानक नाटक की दृष्टि से एक सशक्त कथानक है। उसके बाद करते हैं बात पात्र और चरित्र चित्रण की। देखिए, पात्र, मुख्य पात्र और गौण पात्र 2 तरह से हम इनको विभाजित कर सकते हैं।
यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में अगर देखेंगे तो रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, शकराज है, शिखर स्वामी है, और इसके साथ साथ पुरोहित को ले सकते हैं, मंदाकिनी को ले सकते हैं। बाकी जो पात्र है वो गौण पात्र हैं, जो नाटक को रोचक बनाने और इसकी कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसमें जो पात्र हैं उसमें जो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त है, इनका जो चरित्र है वो इस प्रकार का दिखाया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संघर्ष करके उन परिस्थितियों के को अपने अधिकार में किया जा सकता है। जो रामगुप्त है वो एक कायर और कलीव के रूप में उसका चित्रण किया गया है, यानी वो खलनायक है। और खलनायक केवल रामगुप्त ही नहीं, रामगुप्त और शिखर स्वामी, रामगुप्त और शिखर स्वामी ये दोनों ही खलनायक की भूमिका में हैं। लेकिन जो रामगुप्त है ये मूर्ख है, शिखर स्वामी चालाक है, कपटी है, और जिस प्रकार का वातावरण हो उसके हिसाब से स्वयं को परिवर्तनशील इसका व्यक्तित्व है, ये बदल जाता है। अगर गुप्त की तरफ अगर पलड़ा भारी लगे तो रामगुप्त का ये हो जाता है। अगर चंद्रगुप्त जब राजा बनने की बात आती है तो उससे ये कहता है कि भाईचारे से सब सुलझा लेते हैं, यानी संधि या समझौता कर लेते हैं। तो शिखर स्वामी एक चालाक पात्र है। इसके साथ साथ इसमें जो स्त्री पात्र हैं वो ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ कोमा है, मंदाकिनी है। कोमा की अगर बात करें तो कोमा भावुक है और नारी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वो शकराज से प्रेम करती है, शकराज की प्रेमिका है कोमा, और अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो शकराज के प्रति समर्पित है, क्योंकि शकराज का शव लेने के लिए उसे मृत्यु का भय नहीं है। उसे पता है कि ध्रुव स्वामिनी की जो सेना है उसने दुर्ग पर कब्जा कर लिया है, शकराज मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी उसका देह लेने के लिए वो वहाँ पहुँच जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी शकराज से ही अपना प्रेम शकराज से प्रेम करती है, और ये सच्चा प्रेम है। बाद में जो रामगुप्त है उसके सैनिकों के द्वारा कोमा और महीर देव का वध कर दिया जाता है। इसके साथ जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी भी एक सशक्त पात्र है, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि मंदाकिनी एक जासूस के रूप में आती है कि वहाँ से किस प्रकार आसपास की परिस्थितियों को वो देखती है, ध्रुव स्वामिनी के मन की बात जानने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त को किस प्रकार उकसाती है अपने हक और अधिकार के लिए वो, और पुरोहित को कैसे समझाती है कि तुम धर्म से न्याय करो, धर्म के मार्ग पर चलो। तो जो मंदाकिनी है वो भी एक सशक्त पात्र है। और नारी के लिए अगर देखें, नारी की दृष्टि से तो कैसे अपने हक या अधिकारों को प्राप्त करना है, ये मंदाकिनी अच्छे से जानती और समझती है। इसके साथ अगर देखें तो गौण पात्रों में हिजड़ा है, कुबड़ा है, बोना है, ये हास्य व्यंग्य की योजना के लिए इनको शामिल किया गया है। इनकी कोई विशेष और मुख्य भूमिका इनकी नहीं है। उसके बाद अगर देशकाल और वातावरण की बात करें तो देखिए, ये जो कहानी जो नाटक है, इस नाटक में ये एक प्रमुख तत्व के रूप में है देशकाल और वातावरण। कारण क्या है कि जो भी नाट्य रचना है उसको मौलिकता प्रदान करने के लिए देशकाल और वातावरण का समावेश होना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, तो इनका जो देशकाल है वो कैसा है, ऐतिहासिक है। उसी को आधार मानकर इन्होंने अपनी जो भारतवर्ष की ऐतिहासिकता है उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। और वातावरण की अगर दृष्टि से देखें तो जो गुप्तकालीन शब्दावली थी, वेशभूषा है, या व्यक्तियों के नाम इन्होंने अपने नाटकों में जो लिए हैं, इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र, रीति रिवाज, खान पान आदि का जो वर्णन है वो इस वातावरण को पूर्णतः सजीव कर उठता है। यानी देशकाल और वातावरण की दृष्टि से भी ये नाटक एक अच्छा नाटक है, या एक सफल नाटक हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद है संवाद योजना। देखिए, संवाद किसी भी नाटक का एक मुख्य तत्व है जो नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। यहाँ पर नाटककार ने कथानक को गति प्रदान करने के लिए जिन संवादों का प्रयोग किया है वो संवाद सरल, सहज और स्वाभाविक संवाद हैं। इसके साथ साथ पात्रों और उन पात्रों के भावों के बिल्कुल अनुकूल है। संवादों में अगर हम देखें तो स्वगत कथनों का देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ, स्वगत कथन।
स्वगत कथन क्या है? खुद से खुद बात करना। जैसे ध्रुव स्वामिनी खुद से बात करती है, मंदाकिनी स्वयं से बात करती है, चंद्रगुप्त का जो पात्र है वो भी खुद से बात करता है। तो इस स्वगत कथन से जो पात्र है उसके अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त किया गया है, जो कि कथानक की संपूर्ण स्थिति से हमें परिचय करवाता है। इसी प्रकार कोमा का जो स्वगत कथन है वो भी हमें बताता है कि कोमा की जो मनोस्थिति है वो किस प्रकार की है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक में जो संवाद योजना है ये पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसके बाद है संकलन त्रय। देखिए, संकलन त्रय में 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है स्थान, दूसरा होता है समय और तीसरा क्या होता है? कार्य। यानी स्थान कौन सा है, समय कौन सा है और उसमें क्या कार्य किया जा रहा है। तो ये गुप्त सम्राट या गुप्त साम्राज्य के शिविर की घटना है और सारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, बल्कि एक दिन रात से रात की घटना है। एक दिन और एक रात की ये घटना है। अगले दिन विजय प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें समय भी पूर्ण रूप से बताया गया है कि एक दिन और रात से अधिक का प्रतीत नहीं होता जो ये घटना क्रम है। इसके साथ अगर हम कार्य की बात करें तो इसमें जो मुख्य कार्य है वो है ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति और चंद्रगुप्त का राजा बनना, यानी चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना। और तीनों ही जो तत्व हैं वो इस नाटक में पूर्णतः सशक्त बन पड़े हैं या सही इसमें शामिल किए गए हैं। स्थान गुप्त कुल से जुड़ा हुआ है, गुप्त सम्राट की और शकराज के शिविर का चित्रण है। समय एक दिन और एक रात की घटना है और कार्य इसमें क्या है? ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति और चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना। और सारा जो घटनाक्रम है नाटक में वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इसी के चारों ओर घूमता है। तो संकलन त्रय की दृष्टि से अगर देखें तो भी एक सफल नाटक सिद्ध होता है। उसके बाद है भाषा शैली। देखिए, जयशंकर प्रसाद अपनी संस्कृत निष्ठ भाषा के कारण जाने जाते हैं और क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक घटनाक्रम को लिया है तो उस समय जो भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते थे उनको बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें शामिल किया है। भाषा प्रसंगों के अनुकूल है और इसमें देखें तो भाषा में माधुर्य गुण और माधुर्य गुण के साथ साथ ओज गुण का भी समावेश बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसाद जी ने किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो मंदाकिनी और जो कोमा है वो गीतों के माध्यम से भी अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। कुल इसमें 4 गीत है नाटक में, जिसमें से 2 गीत मंदाकिनी के द्वारा गाए जाते हैं, 1 गीत कोमा गाती है और 1 गीत नृत्य करने वाली स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। तो कुल 4 गीत है जो मनोभावों को अभिव्यक्त करने में अपना सफल भूमिका निभाई है इन गीतों ने। उसके बाद है अभिनेता। अभिनेता का मतलब है कि अभिनय रंगमंच पर। देखिए, नाटक और रंगमंच दोनों का गहरा संबंध होता है, क्योंकि नाटक की रचना किसके लिए की जाती है? रंगमंच के लिए ही की जाती है। एक मंच होता है जिस पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है और दर्शक दीर्घा में बैठकर दर्शक उस नाटक को देखते हैं। इसी प्रकार इसीलिए नाटक की रचना की जाती है। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी है उनके नाटक इस बात का अपवाद है। उन पर अनेक दोषारोपण किए जाते रहे हैं, लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता कि वो रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वैसे भी प्रसाद जी ये मानते हैं कि मेरे नाटक मंच के लिए नहीं बल्कि मंच मेरे नाटकों के लिए है, यानी वो नाटक को प्रमुखता देते हैं बजाय मंच को प्रमुखता देने के। तो इसीलिए अगर रंगमंच की दृष्टि से या अभिनेता की दृष्टि से हम ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है। अर्थात रंगमंच पर अगर हम इस नाटक को प्रस्तुत करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ नज़र नहीं आती, चाहे वो पात्रों की बात हो या घटनाओं की, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा पात्रों का समावेश है और ना ही ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं जिनको कि रंगमंच पर मंचित नहीं किया जा सकता या जिनका मंच पर प्रदर्शन नहीं किया जाए। तो इसी से हम जान सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो इनकी दृश्य योजना है वो केवल 3 अंक की है और प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। तो 3 अंक हैं, 3 अंक में एक एक ही दृश्य है, तो इनकी दृश्य योजना भी अधिक ज़्यादा जटिल नहीं है कि उसको मंच पर प्रस्तुत ना किया जा सके। और मंच पर जो प्रयोग होने वाले संवाद हैं वो भी पात्रों के अनुकूल है, छोटे हैं और सरल है।
इसीलिए मंच की दृष्टि से या अभिनेता की दृष्टि से इसे एक सफल नाटक कहा जा सकता है। उसके बाद है उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती, तो ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये भी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है या रचना है। लेखक ने इस नाटक में रामगुप्त जैसे कायर और विलासी राजा को दिखाया है और ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि ऐसे राजा के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र नायक की हमें आवश्यकता है या ज़रूरत है, और उसकी कामना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का नायक चंद्रगुप्त के समान कर्तव्यपरायण हो। इसके साथ अगर देखें तो दूसरी ओर जो समस्या इन्होंने उठाई है वो नारी के अधिकारों की समस्या है, नारी की स्वतंत्रता की समस्या है, जिसे इन्होंने नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जो ध्रुव स्वामिनी नायिका है ये आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है और इसी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आधुनिक समाज में नारी के लिए क्या क्या समस्याएं समाज उत्पन्न करता है, उसका क्या अस्तित्व है, कैसे उसे उपहार की वस्तु समझा जाता है या उसके जो पति प्राणता है उस पर भी संदेह किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो इस नाटक में नाटककार ने छल कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा और नारी के प्रति जो अत्याचार जैसी कुवृत्तियां हैं या जो बुरी हमारी परंपराएं हैं या यूं कहें कि रूढ़िवादिता है, उन पर करारा प्रहार इनके माध्यम से किया है। तो ये एक तरह से देखें तो उच्च या अच्छे राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी करना लेखक का मुख्य उद्देश्य हम मान सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये नाटक एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा थी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।